चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करते हैं, अब तक हमने क्या कुछ कर लिया है एंड फिर उसी हिसाब से हम आगे मूव करते हैं। बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है एंड एंड कहाँ पे होता है। तो ये चीज हमने लास्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल के अंदर देखी थी, जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड बेसिकली हमारी इस बुक का है। तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले देखो बात शुरू कहाँ से होती है, ऑफर से होती है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस ऐड करते हैं, फिर वो प्रॉमिस बनता है एंड प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड होती है, वो एग्रीमेंट बन जाता है और एग्रीमेंट में जब हम लीगैलिटी डाल देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो लिहाजा हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए काफी सारे कंपोनेंट, लीगल कंपोनेंट की जरूरत होती है, जिसको हम एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर उनमें से कोई भी एसेंशियल मिसिंग होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली इन्फोर्स नहीं हो सकता, तो लिहाजा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, वो एग्रीमेंट हो सकता है, वो प्रॉमिस हो सकता है, वो कुछ भी और हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ओके उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई एसेंशियल कौन से, हमने ऑफर को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, हमने एक्सेप्टेंस को चैप्टर 2 में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। चैप्टर 3 में हमने दो एसेंशियल मजीद पढ़े। एक हमने पढ़ा कि देखो जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनका कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, तो लिहाजा हमने कॉम्पिटेंसी के रूल को देखा कि कॉम्पिटेंट कौन कौन होते हैं। तो हमने कहा वो शख्स कॉम्पिटेंट होता है जो एज ऑफ मेजोरिटी का हो, जो इंसॉल्वेंट या किसी तरफ से कोर्ट की तरफ से जो है इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर ना हो, और जो शख्स साउंड माइंड का हो तो वो शख्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर हमने एक और चीज पढ़ी, क्यों हमने पता था कि एग्रीमेंट के अंदर जब कंसिडरेशन ऐड होती है तो तब वो जो है क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो लिहाजा जब कंसिडरेशन के बारे में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा, कंसिडरेशन होती क्या है, तो हमने कहा कि कंसिडरेशन वो चीज है जो प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर प्रोमिस ही उसको दे रहा होता है। बेसिकली ये किसी हद तक एक्सेप्टेंस की जो वैल्यू होती है उसको कंसिडरेशन कहते हैं। जाहिर सी बात है, जो चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो कुछ ना कुछ तो एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप वैल्यू है उस चीज की, तो उसको कंसिडरेशन कहते हैं। फिर हमने कंसिडरेशन के एसेंशियल पढ़े। तो लिहाजा बेसिकली चीज ये है कि हर एसेंशियल के फिर सब एसेंशियल मौजूद है। जिस तरह के हमने ऑफर के एसेंशियल देखे कि भाई सेल्फ ऑफर नहीं हो सकती, इसी तरह जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना जरूरी है, वगैरह वगैरह, कंप्लीट ऑफर होना जरूरी है। तो ये और सर्टेन हो, डेफिनेट हो, ये सारे हमने सब एसेंशियल देखे थे। किस एसेंशियल के? ऑफर के। इसी तरह एक्सेप्टेंस के, इसी तरह हमने कॉम्पिटेंसी के देखे, फिर हमने इस तरह कॉन्सिडरेशन के देखे कि कॉन्सिडरेशन जो है वो रियल होनी चाहिए, एडिक्वेट है या नहीं है, इससे मैटर नहीं होता, ये मैटर ऑफ फैक्ट होता है। अगर कोई केस आता है तो अदालत उस पर फैसला करती है, लेकिन अगर कोई केस नहीं आता तो उसके ऊपर वो एक लीगल एग्रीमेंट समझा जाता है। फिर हमने देखा कि भाई एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट या एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है बेटा। मैंने ये जो आपको हायरार्की समझाई थी ना, ये इस वजह से थी कि आपको कहां पे वर्ड एग्रीमेंट यूज करना है, कहां पे वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करना है। तो लिहाजा कंसिडरेशन जो है वो एग्रीमेंट में ऐड होती है, तब कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस में ऐड होती है तो एग्रीमेंट बनता है। तो लिहाजा जहां पे आप कंसिडरेशन की बात कर रहे होंगे वहां पे वर्ड एग्रीमेंट आपने यूज करना है, कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं करना। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई देखो कंसिडरेशन जो है वो रियल हो, उसकी कोई वर्थ हो, एंड कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है वो विदाउट कंसिडरेशन हो सकते हैं। तो हमने उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस देखी थी, जिसमें हमने नेचुरल लव एंड अफेक्शन का देखा, हमने कंप्लीटेड गिफ्ट देखा, हमने टाइम बाउंड डेट देखा, हमने पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को देखा। तो ये चार हमने उसकी एक्सेप्शन देखी थी। अच्छा, जब हम तीसरे ही चैप्टर में मजीद एसेंशियल देख रहे थे तो हमने कहा था कि पार्टी कॉम्पिटेंट है और फ्री कंसेंट मौजूद होनी चाहिए। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फ्री कंसेंट मौजूद होनी चाहिए। तो कंसेंट का तो हम सबको मतलब पता है, उर्दू में क्या मतलब है बच्चे? अहमद बताइए जरा। शाबाश, रजामंदी। शाबाश, रजामंदी। उर्दू में हमें सब कुछ पता है। कंसेंट रजामंदी को कहते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस, बेसिकली जिसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। सॉरी यार, ये जब से मुझे कोविड हुआ है ना, इससे मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ना बेड़ा गर्क करके रख दिया कसम से। अच्छा, तो कंसेंट जो है बेसिकली ये रजामंदी को कहा जाता है। तो रजामंदी, अब इसमें कोई नहीं है, किसी भी तरीके से रजामंदी ली जा सकती है। आप अगले को 2 लिटर लगाओ, अगला रजामंद होकर बैठा होगा, जी मैं मानता हूँ। जिस तरह के बचपन में हमारे पेरेंट्स साहब हमसे मनवाया करते थे, और जवानी में हमें रिश्ते के लिए जैसे मनाया जाता है कि भाई आजादाना रजामंदी, देखो तुम आजाद हो, शादी करनी है नहीं करनी, लेकिन देख लेना, प्यो दी पग का सवाल है, घर की इज्जत का सवाल है, खानदान की इज्जत का सवाल है, ये है वो है, अपनी मर्जी से तुम हो आजाद।
तो बंदा वो क्या कहता है कि भाई ए केड़ी आजादी है, मतलब जिसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो बहरहाल उसको रजामंदी कहते हैं। लेकिन लॉ कहता है कि सिर्फ रजामंदी जरूरी नहीं है, आजादाना रजामंदी जरूरी है। आजादाना रजामंदी जरूरी है मतलब कि जो एक्सेप्टेंस आ रही है, जो कंसेंट आ रही है, वो बिल्कुल फ्री हो। मतलब अगले शख्स के पास पूरा मौका मौजूद हो कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करे, उसकी टर्म एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करे, उसके इफेक्ट को अंडरस्टैंड करे, एंड आफ्टर दैट जो है वो अपनी रजामंदी दे। तब हम कहेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट की बेस के ऊपर बन गया। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट मौजूद है। तो लिहाजा कंसेंट का तो सिंपल हमारा मतलब पता है, जब दो लोग एग्री कर जाएं, रजामंदी दे दें, वो कंसेंट बन जाती है। लेकिन फ्री कंसेंट कब होगी? जब कोई प्रेशर ना हो, कोई मारधाड़ ना हो, कोई जबरदस्ती ना हो, कोई गलती ना हो, कोई बोझ ना हो, पीछे क्या कहते हैं वो इज्जतों की लाइनें लगी हुई ना हो। तब हम कहेंगे कि भाई ये शख्स जो है इसने आजादाना रजामंदी दी है, फ्री कंसेंट दी है। तो लिहाजा कंसेंट क्या है? जब दो पर्सन किसी चीज के ऊपर एग्री कर जाते हैं, सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस, उसको रजामंदी कहा जाता है कि सेम थिंग, एक ही चीज के ऊपर एग्री किया एंड इन द सेम सेंस किया, मतलब सेम सेंस, जिस तरह की चीज थी उसी सेंस के अंदर किया। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट। अगर कॉन्सेंट नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता। तो बेटा कॉन्सेंट नहीं है तो मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है तो प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस नहीं है तो एग्रीमेंट कहां से बनेगा? बेसिकली कॉन्सेंट एक्सेप्टेंस का ही तो दूसरी शक्ल है ना। तो लिहाजा कॉन्सेंट मौजूद नहीं है तो भैया एग्रीमेंट नहीं होगा। अच्छा, एग्रीमेंट विद कॉन्सेंट हो जाएगा, लेकिन विदाउट फ्री कॉन्सेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कंसेंट, सिंपल कॉन्सेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। अब एक कॉन्सेंट फ्री कब होती है? मतलब हम कब कह सकते हैं कि एक शख्स जो है उसने अपनी रजामंदी आजादाना तौर पर दी है, बिल्कुल सोच समझ के इजीली चिल माहौल के अंदर उसने अपनी रजामंदी जो है वो दी है। तो लॉ कहता है कि भाई इसके 5 पैरामीटर है, 5 क्राइटेरिया हैं। अगर उनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी लग जाता है रजामंदी के वक्त, तो हम कहेंगे ये रजामंदी आजादाना नहीं थी, मतलब ये फ्री कॉन्सेंट नहीं थी। अब वो 5 पैरामीटर कौन से हैं? तो 5 पैरामीटर या 5 फैक्टर जो है, नंबर 1 भैया, किसी को कुट मार के ना ली गई हो। मतलब आपने लितर उठाया सर के ऊपर और कह रहे हैं कर साइन, या अल्ताफ भाई जो है वो आपको पर्ची भेज के साइन करवाते हैं। तो इस तरह की अगर कोई चीज हुई है तो हम न कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है। कुट मार के, धमकी देके, जबरदस्ती, फिजिकल हार्म करके, किसी भी तरीके से जो है उसको पंगा लेके आप उससे एक साइन करा लेते हैं, तो इसको कहा जाता है कि यहाँ पे रजामंदी नहीं होगी। इस मारधाड़, जोर जबरदस्ती का इंग्लिश में मतलब है क्वर्शन। क्वर्शन, मार धाड़, जोर जबरदस्ती, कुटना, धमकी देना, अगवा कर लेना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, जिसमें आप फिजिकली जो है वो डैमेज कर रहे होते हो उस बंदे को डायरेक्टली भी, या उससे रिलेटेड किसी बंदे को भी। मतलब आपसे साइन कराना है, आपके बच्चे को पकड़ ले अगले, आपके घर वालों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दे, तो लिहाजा ये क्वर्शन कहलाती है। अच्छा, ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर कि भाई वहां पे कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है कि भाई यार, और मैं तेरा अब्बा तो मेरी गल भी नहीं मानता, अब तो तुम तो नाफरमान हो गए हो, अब तो आप हाथ से निकल गए हो तुम लोग तो, बस इसी दिन के लिए तुमको बड़ा किया था, यही देखना रह गया था। ये क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा शख्स जो हमसे बड़ी पोजीशन पे है, जो रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है, डोमिनेट पोजीशन पे है, वो हमारी रजामंदी को इफेक्ट कर रहा है थ्रू इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ऐसी बात है। जी सर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी अगर आप रजामंदी दे देते हो तो भैया वो भी फ्री नहीं होगी। पक्की बात है। जी सर। बिल्कुल। तो लिहाजा इस चीज को, जब कोई शख्स एक डोमिनेट पोजीशन पे होता है, वो अपने सब ऑर्डिनेट की विल को इफेक्ट करता है, अपने जो उसके अंदर क्या कहते हैं, अपनी पोजीशन को यूज करते हुए कोई गलत फायदा लेना चाहता है, कोई डिसएडवांटेज पे रखना चाहता है आपको, या एक्स्ट्रा एडवांटेज लेना चाहता है, तो ये भी हम कहेंगे कि अगर रजामंदी दी गई है तो भाई ये भी फ्री रजामंदी नहीं थी, आजादाना रजामंदी नहीं थी, फ्री कंसेंट नहीं थी। और इस जो मेंटली बोझ को या इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग को जो इंग्लिश में नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। कि भाई वो है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू गैर मुनासिब, इन्फ्लुएंस आपको पता है प्रेशर,
डोमिनेट करना, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, गैर मुनासिब प्रेशर जो है किसी के ऊपर डालना, तो वो तब भी कंसेंट फ्री नहीं होगी। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है भाई किसी के साथ फ्रॉड कर देना आप। मतलब किसी की रजामंदी ले रहे हो लेकिन उसे प्रॉपर चीजें बता ही नहीं रहे हो। आप किसी शख्स को कह रहे हो कि यार ये देखो तुम आओ मेरे पास क्लासेस लो, फीस भरो और देखो मैं तुम्हें पास करा के देता हूँ, और उसके बाद आपकी इंटेंशन ये हो कि आपने कोई क्लासेस क्लासेस देनी ही नहीं है, फीस लेके भाग जाना है, तो ये तो एक फ्रॉड की नेचर है, जस्ट पैसे लेने के लिए। तो लिहाजा आपने क्या किया, फ्रॉड करके, फ्रॉड से उसको जो है उसकी कंसेंट ली गई। भाई एक चीज वो लेने आपसे खरीदने आ रहा है, मिसाल के तौर पे ये ग्राफिक पैड है मेरे पास, एक शख्स मेरे से ये खरीदने आता है, मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय बैठा है, मैं उसे कहता हूँ कि जब वो बंदा है ना, तो जब वो बात करे तुमने इसकी तारीफें करना शुरू कर देनी। मैं बाहर जाऊंगा, जाहिर बात है तुमसे पूछेगा तो सही इस बारे में, तुमने अन्यवाद तारीफें करनी है। हालांकि मुझे पता है कि भाई ये अगर ग्राफिक पैड जो है डैमेज्ड है, वो मैं बाहर गया जनाब जी, वो जो मेरा एम्प्लॉय बैठा है वो शुरू हो गया, जनाब ये टैब तो भाई मैं कह रहा हूँ एंड लेवल का है, वास्को डे गामा इसी के ऊपर जो है वो नक्शे बनाता रहा था, और जो खला के अंदर से इसकी जो हमें मेटल मिली है उससे इसको बनाया गया है, एंड इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, इसके ऊपर जो आप लिखोगे वो सच हो जाएगा। तो वो कौन सी वो एक कोई ड्रामा है, पता नहीं कार्टून है, बस सुनी सुनाई है कि वो कोई पेंसिल होती है उससे लिखते हैं तो वो सच हो जाता है, बच्चों के कोई कार्टून वगैरह, आई डोंट नो वो कौन से हैं, लेकिन मैं फेसबुक के ऊपर एक दो देखा है। तो भाई ये वो चीज है। तो लिहाजा बहुत जरा अजीब बड़ी, अब इंटेंशन क्या है, अगले को फ्रॉड करना, उससे फ्रॉड करना, उससे पैसे निकलवाना, ये तो फारिग चीज है। तो लिहाजा फ्रॉड से जब आप किसी की कंसेंट लेते हो तो उसकी कंसेंट को बेसिकली आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो। तो लिहाजा ये भी जब फ्रॉड का फैक्टर मौजूद होगा तब भी आप क्या करेंगे, इसको भी हम कहेंगे कि फ्री फ्री कॉन्सेंट कॉन्सेंट नहीं है। नहीं होता। शाबाश। एट सेम इस तरह मिस रिप्रेजेंटेशन, अब फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। फ्रॉड में ये फर्क था बच्चे कि मैंने उससे जस्ट पैसे निकलवाने थे, बदले में मैं उसे कुछ देने का मुतलाशी नहीं था, या दूसरे नंबर पे मुझे पता था कि ये गलत चीज है, मैं जैसे इसको निकालूं, अगले से पैसे निकलाऊं और उसके बाद मैं यहाँ से गायब हो जाऊं। जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन बेटा उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है ना, बेसिकली वो अगले को नुकसान करना नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि सेल करना, अपनी चीज सेल करना। मिसाल के तौर पे रेडी के ऊपर एक शख्स माल्टे लगा के बैठा है, और वो मीठे माल्टे मीठे माल्टे मीठे माल्टे, क्या उसने सारे माल्टे खा के देखे होते हैं? नो सर। नहीं देखे होते। अब खा के देखे होंगे तो फिर वहां पे कहां पे पड़े हो? तो लिहाजा वो मीठे माल्टे कर रहा होता है, वो कस्में उठा रहे होते हैं, बाजार में जाते हैं, तो उनका मकसद आपको कोई धोखा देना नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी एक सेल करनी होती है, एंड वो बिलीव कर रहे होते हैं इस चीज के ऊपर कि ये माल्टे मीठे ही होंगे यार। तो लिहाजा मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि जब आप किसी शख्स की कंसेंट को इंड्यूस करते हैं इस गर्ज से कि आपकी चीज सेल हो जाए, कोई अनड्यू एडवांटेज लेने के चक्कर में नहीं होते, अगले को फ्रॉड करने के चक्कर में नहीं होते, तो इसको मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है कहा जाता है। तो इसके जरिए जब किसी शख्स की रजामंदी ली जाती है तो उसे भी कहा जाता है फ्री कॉन्सेंट नहीं है। एंड इस तरह पांचवा फैक्टर है मिस्टेक, कि अगली पार्टी, आप उसको कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास ग्राफिक पैड पड़ा है, मैं सेल करना चाहता हूँ, आप उसे खरीदते हैं। अब मैं जो है वो मेरे पास एक छोटा पड़ा है, उसकी सेल का कह रहा हूँ, वो समझता है नहीं जी मैं इसकी सेल को कह रहा हूँ, वो मुझे पैसे भेज देता है, मैं उसे वो टैब भेज देता हूँ। तो उसकी जो रजामंदी थी बेसिकली मिस्टेकनली वो दूसरी के बारे में थी, जबकि मैं इसके बारे में बात कर रहा था, तो हम दोनों गलती के ऊपर थे। ऐसी बात है ना? जी सर। तो लिहाजा क्या हुआ कि उसकी कंसेंट गलत तरीके से ली गई, गलती हो गई उससे कंसेंट देते वक्त, वो चीज सही तरीके से नहीं समझा, मैटर ऑफ फैक्ट उसको समझ नहीं आया कि हम बात किसकी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं जाता, आप जाते हो बाजार में और उसे कहते हो जी ये बोरी में से चीनी निकाल के दे दो, वो बोरी नमक की है वो निकाल के दे देता है। आप घर आते हो, आप कहते हो यार ये तो चीनी है, मैं तो आपसे, ये तो नमक है, मैंने चीनी मांगी थी। तो लिहाजा दोनों पार्टी से गलती हो गई बेसिकली। तो मिस्टेक से भी अगर कोई कंसेंट ली जाती है, या आप कंसेंट देते वक्त किसी पार्टी से मिस्टेक हो जाती है, प्रॉमिस से मिस्टेक हो जाती है, तो भैया उससे भी कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट होना है। समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा, अब ये 5 फैक्टर्स हैं बच्चे, इनमें से अगर कोई फैक्टर भी आ जाता है तो हम कहेंगे कंसेंट फ्री नहीं है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, मतलब एक कंसेंट कोर्शन के थ्रू ली गई है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ली गई है, या फ्रॉड के थ्रू ली गई है, या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली गई है, या मिस्टेक के थ्रू ली गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होगा। तो हमें याद होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स कितनी थी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तीन ही कॉन्ट्रैक्ट थे ना बच्चे चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में बेसिकली हमने ये पढ़ा था,
कॉन्ट्रैक्ट की कितनी टाइप थी? जी सर। 3, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 3 कॉन्ट्रैक्ट थे। void। लिहाजा देखते हैं कि जब कहीं पे फ्री कंसेंट मिस हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर में चला जाता है? क्या वो वाइड हो जाता है, वाइडेबल हो जाता है, या वैलिड रहता है? तो लिहाजा अब हम देखते हैं। तो बेसिकली ये 5 फैक्टर्स हैं और पांचों की जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है। पहले 4 का इफेक्ट है वॉइडेबल का। वॉइडेबल क्या होता है बताएंगे जरा मुझे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? हाँ जी। हम्म। भाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक मिनट दो। हाँ जी बेटा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन के ऊपर होता है। मतलब जिस पार्टी को नुकसान हुआ होता है, जिसके पास जिसके साथ कोई मसला हुआ होता है, उसके ऑप्शन के ऊपर होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करे या वाइड करे। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे या उसको खत्म कर दे। अब याद आता है कुछ? समझ आया? जी सर। तो लिहाजा इन 4 के केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा। मतलब क्या है कि भाई मिसाल के तौर पे मैंने अल्ताफ भाई को कहा कि आपसे मैंने ये जमीन खरीदनी है, मुझे कुछ करके दो। अल्ताफ भाई ने आपको पर्ची भेज दी, आपने क्या किया? साइन कर दिया, मैंने जमीन खरीद ली। आप अदालत में अब आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही रखें, भाई चलो ठीक है जो हो गया दफा करो, जान छुड़ाओ इससे, या आप इसको खत्म भी कर सकते हो अदालत में जाके। ठीक है, ये एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपके ऑप्शन के ऊपर आ गया। समझ आ गई वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल? जी सर। लेकिन बेटा मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा। वाइडेबल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पीछे कौन से कॉन्ट्रैक्ट बच गए? void। वाइड और valid। वैलिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टेक के में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, तो मतलब या तो फिर वो वाइड होगा या तो फिर वो वैलिड होगा। मतलब या तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना जरूरी होगा। हाँ, बीच में थोड़ी सी वेरिएशन होगी। तो लिहाजा किस वक्त कॉन्ट्रैक्ट वाइड एंड वैलिड होगा मिस्टेक के केस में, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हम आगे चल के देखेंगे कि यूनिलिटरल मिस्टेक होती है, बायलैटरल मिस्टेक होती है, तो किस मिस्टेक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या रहता है। तो लिहाजा आपको जनरल रूल याद होना चाहिए कि पहले 4 के केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वाइडेबल होगा, जबकि 5वें के केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा बल्कि वैलिड या वाइड हो सकता है। समझ आ गई? जी सर। ओके। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, इन तमाम एसेंशियल्स को हम डिटेल में देखेंगे। ये जो 5 फैक्टर्स हैं इनको अब हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि ये 5 फैक्टर्स सॉरी कैसे काम करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन का मैंने आपको आसान मतलब ये बताया है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, किसी को धमकियां देना, किसी को फिजिकली मारना, किसी को अगवा कर लेना, किसी की जमीन पे कब्जा कर लेना, जायदाद पे कब्जा कर लेना, बंदे बिठा देना, ये सारी चीजें क्वेश्चन में आती है। तो लिहाजा अंग्रेजी में देख लेते हैं भाई क्या कहता है। वो कहता है क्वेश्चन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कि कोई काम करना या इनमें से कोई काम करने की धमकी देना। कौन से काम? जो पाकिस्तानी पिनल कोड, जो पाकिस्तानी लॉ है उसके अंदर मना है करना। मतलब किसी शख्स को के लिए के साथ कोई काम करना या करने की धमकी देना, वो काम जो लॉ में मना है। मतलब मसलन क्या है? थ्रेटनिंग, किसी को थ्रेट करना,
डिटेन एनी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना या किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेना या उसको कब्जा करने की धमकी देना। तो भाई कुछ भी है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। जस्ट आप कह सकते हैं कि कोर्शन क्या होती है कि कोई भी ऐसा काम करना या करने की धमकी देना जो पाकिस्तानी पेनल कोड के अंदर मना किया हुआ है। मिसाल के तौर पे किसी को डिटेन करना, किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना, किसी को धमकी देना, थ्रेटनिंग करना, ये सब कुछ कोर्शन में आता है। क्लियर है बच्चे? जी सर। अच्छा, कोर्शन किस लिए की जाती है? किसी शख्स को कंपेल करने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो, ऐसी बात है। जनरल सा पर्पस कोर्शन का यही हुआ कि किसी शख्स को मजबूर किया जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो। इफेक्ट क्या होता है एग्रीमेंट के ऊपर कोर्शन के केस में? एग्रीमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट था? हमने बताया था कॉन्ट्रैक्ट को क्या इफेक्ट होना है। पहले 4 के केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होना है? वाइडेबल। वाइडेबल होना है। तो लिहाजा भाई कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा। The agreement is a contract voidable at the option of party whose consent was caused. ये भाई उस बंदे के ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा जिसकी कॉन्सेंट गलत तरीके से ली गई है, कोर्शन से ली गई है। मतलब जिसकी कॉन्सेंट को कोर्शन के जरिए लिया गया, उसकी मर्जी आ जाएगी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करे या वाइड करे। क्लियर है? जी सर। इसी तरह अगर कोई बेनिफिट वगैरह ट्रांसफर हो गए हैं और कोई शख्स कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करना चाहता है, एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। मिसाल के तौर पे मैंने आपकी जमीन खरीदी, आपको 10 लाख रुपए पकड़ाए, आपसे प्रॉपर्टी जो है वो मैंने ली, अल्ताफ भाई के थ्रू आपसे ली, आप अदालत में चले गए, आपने केस कर दिया और आप कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कराना चाहते हो, वैलिड नहीं रखना चाहते, तो फिर आपको ये 10 लाख वापस देना पड़ेगा। इसको कहते हैं जो आप बेनिफिट ले चुके हो वो वापस करोगे, रिस्टोर करोगे, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। क्लियर है? और रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है खत्म करना, कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करना। रिसेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करते हो तो फिर आपको बेनिफिट जो है वो रिटर्न करने पड़ेंगे, रिस्टोर करने पड़ेंगे। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अ पर्सन whom money has been paid or anything delivered under question must repay or return, वगैरह वगैरह, वही चीज हो रही है। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या था? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग। इसको मैं सादा सी जबान में समझाता हूँ। आप मेरे पास ऐसे घूमते फिरते आ गए, या हम इसको थोड़ा और लेके जाते हैं, आपकी फर्म में आपने ज्वाइनिंग की, आपके सीए इंटर हो गया भाई, आपने आर्टिकल के लिए, अब जाहिर सी बात है किसी ना किसी फर्म में जाके मजदूरी करनी थी, तो आपने कहा जी मजदूरी करने के लिए फर्म ढूंढना शुरू की, आपको अल्लाह अल्लाह करके एक अच्छी फर्म मिल गई। अब वो फर्म आप नहीं छोड़ना चाहते। अब वो फर्म तो बेटा अच्छी है लेकिन उस फर्म का मैनेजर कोई खास अच्छा नहीं है। आपके पास जनाब जी वो मोबाइल है, कौन सा, आईफोन 13X मैक्स SS प्रो जो भी है, वो मुझे नाम भी नहीं आता उनका, तो बहरहाल हम एंड्रॉइड वाले बंदे हैं। आपके पास वो मोबाइल था, आप मैनेजर के सामने बैठ के शोखियां मार रहे थे जी मैं अमीर बंदा हूँ, मोबाइल निकाल के बैठा हूँ। मैनेजर कहता है भाई कितने का लिया? आप कहते हैं जी मैंने 1.5 लाख का लिया। मैनेजर कहता है यार मेरे पास इस टाइम 1 लाख रुपया, आप मुझे बेच दो, मुझे जरूरत है, आप मुझे ये बेच दो, 1 लाख में बेच दो। अब आप कहते हो कि यार देखो अगर तो मैं करता हूं इनकार तो 3.5 साल तो इसने मेरी मत बजा के रख देनी है, ऐसी बात है। जी सर। तो मजबूरी में आपको क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा उसे। जी सर। बिल्कुल, मजबूरी में आपने अपनी रजामंदी दी, आपने सेल किया, उसने 1 लाख रुपया दे दिया। अब आप जब वापस बाहर आए तो भैया आप गुस्से में भरे हुए, थोड़ी देर बाद बैठे, आपने अपने साथ वाले दोस्तों से डिस्कस किया, तो दोस्त तो वैसे ही जो है ना वो चुकने में माहिर होते हैं, उन्होंने जनाब जी आपको टिका के चुका, और आप जज्बाती होकर कहते हैं कि नहीं भाई मैं इस चीज को नहीं बर्दाश्त करने वाला, मुझे अपना मोबाइल वापस चाहिए। आप मैनेजर जाकर कहते हो मुझे मेरा मोबाइल वापस दो। मैनेजर कहता है भाई क्यों? तो मैंने भैया सेल कर दिया। आप अदालत में चले जाते हो तो अदालत क्या कहेगी? अदालत कहेगी कि देखो क्योंकि जो मैनेजर था वो डोमिनेट पोजीशन पे था और इस शख्स की जब कंसेंट ली गई, आपकी कंसेंट ली गई, तो आप अंडर इन्फ्लुएंस थे अपने मैनेजर के, तो लिहाजा आपकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी। समझ आ गई बात? अनडू इन्फ्लुएंस क्या होता है? जी सर। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले जो पार्टी एक्सरसाइज कर रही है वो डोमिनेट पोजीशन में होना जरूरी है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे दोस्त मुझे डोमिनेट करके ले गए, नहीं, वहां पे ये वाली प्रिजम्पशन नहीं आएगी। नंबर 2, वो आपसे कोई अनड्यू एडवांटेज भी ले रहा हो, अपनी पोजीशन को यूज करते हुए वो कोई अनड्यू एडवांटेज भी ले रहा हो। अगर उसने मोबाइल आपका लिया ही 1.5 लाख का, जो कि 1.5 लाख का आपने लिया था, तो फिर मुझे बताएं यहाँ पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस बनता है?
नो सर। नहीं बनता। क्यों? क्योंकि भाई उसने कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया, तो लिहाजा अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में आपको ये दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। आइए जी पढ़ते हैं। A contract is said to be induced by undue influence where the relation subsisting relation, या आप कह सकते हैं consisting भी कह सकते हैं इसको, between parties are such that one of the party in position to dominate the will of the other। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होती है? जब दो पार्टीज किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो कि एक बंदा डोमिनेट पोजीशन पे हो और एक बंदा जो है वो सबऑर्डिनेट पोजीशन पे हो। इस तरह के बाप बेटा, उस्ताद शागिर्द, मैनेजर एम्प्लॉय। समझ आ गई बात? जी सर। तो तब जो है वो, और फिर वो क्या करे? डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड यूज द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। और वो कोई अनफेयर एडवांटेज भी ले तो हम कहेंगे यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। समझ आ गई? जी सर। चलो जी, गुड हो गया। अब किस वक्त प्रिजम्पशन से मुराद होता है अजम्पशंस आप कह सकते हैं, या सिचुएशंस जहां पे एक डोमिनेट रिलेशनशिप मौजूद है। मतलब लॉ ने कहा है कुछ रिलेशनशिप बता दिए कि इनके दरमियान में अज्यूम किया जाएगा कि डोमिनेट पोजीशन थी। कौन कौन सी पोजीशंस हैं जहां पे किस वक्त समझा जाएगा कि एक शख्स जो है वो डोमिनेट पोजीशन में है? तो वो कहता है कि एक शख्स जो है उस वक्त डोमिनेट पोजीशन पे होगा जब रियल या अपेरेंट अथॉरिटी हो। मतलब एक शख्स दूसरे के ऊपर रियल अथॉरिटी रखता है। मिसाल के तौर पे आपके वाले साहब आपके ऊपर जो अथॉरिटी रखते हैं वो रियल है, या जस्ट ऐसे ही आपने कहा हुआ है कि भाई जो कहोगे हम तो मान ही लेंगे। जी ये सर। रियल अथॉरिटी होनी चाहिए। आपका एम्प्लॉयर जो होता है उसकी रियल अथॉरिटी होती है आपके ऊपर, की नहीं होती? जी सर। शाबाश। एंड यहाँ पे फाइडिशरी रिलेशनशिप होना चाहिए। फाइडिशरी रिलेशनशिप कहते हैं एतमाद। फाइडिशरी का मतलब होता है एतमाद। फाइडिशरी रिलेशनशिप एतमाद का रिश्ता। बाप बेटे के दरमियान जिस तरह फाइडिशरी रिलेशनशिप होता है, वकील और क्लाइंट के दरमियान फाइडिशरी रिलेशनशिप होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। हम जिस तरह कंसल्टेंट हैं, हमारे क्लाइंट्स के साथ एतमाद का रिश्ता होता है। ऐसी बात है, कोई रियल रिश्ता तो नहीं होता, कोई रियल अथॉरिटी तो नहीं होती वकील और उसके क्लाइंट के दरमियान। वकील की कोई रियल अथॉरिटी होती है? नहीं, एतमाद का रिश्ता होता है ना जैसे। जी सर। अच्छा, where you make a contract with a person whose mental capacity is temporary or permanently affected। या एक देखो मुझे बताओ, एक शख्स सेहतमंद है और उसके सामने एक शख्स जो है बेचारा मेंटली तौर पे इंपेयर्ड है, तो इसमें से डोमिनेट पोजीशन में कौन होगा अगर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं? ये मान लो। तो जो सही बंदा है वो डोमिनेट होगा ना, डोमिनेट पोजीशन में होगा। तो लिहाजा इन तीन केसेस में कहा जाएगा, ये तीनों कंडीशन में से कोई भी पूरी होगी तो कहा जाएगा डोमिनेट पोजीशन थी, नहीं तो डोमिनेट पोजीशन नहीं मानी जाएगी। अब एक केस हो गया, मिसाल के तौर पे आपका मैनेजर था, आपने मोबाइल उसको बेचा, आप अदालत में चले गए, केस हो गया। अब साबित किसने करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है या नहीं हुआ? आप साबित करेंगे या आपका मैनेजर साबित करेगा? तो लॉ कहता है द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट, इस चीज का बर्डन ये साबित करना कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुई थी या नहीं हुई थी, कौन करेगा? वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय शैल लाई अपॉन अ पर्सन इन अ पोजीशन टू डोमिनेट। तो जो शख्स जो डोमिनेंट पोजीशन पे होगा वो साबित करेगा कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुई थी या नहीं हुई थी। समझ आ गई बात? जी सर। आप चले जाते हो अदालत में, आप कहते हो जी अनड्यू इन्फ्लुएंस इसने मेरे ऊपर ये किया। अदालत क्या देखेगी? हाँ जी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब रियल अथॉरिटी है। अदालत ने कहा जी ठीक है, रियल अथॉरिटी मौजूद है मैनेजर की, तो एक्सरसाइज कर सकता है। आज अभी मैनेजर को कहते हैं हाँ जी, वो कहता है नहीं सर ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैंने बड़े भाइयों की तरह इससे लिया। तो वो कहते हैं साबित करो इस चीज को। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या इफेक्ट होता है भाई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर? सिंपल बताओ। वाइड ओपन। वाइडेबल हो जाएगा। क्या होगा? वाइडेबल एट द एक्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज कास्ट सेट असाइड एज एब्सोल्युटली, और इफ द पार्टी हु हैज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड। तो इसमें भी वही रेस्टिट्यूशन बेनिफिट होगी। ठीक है, क्वेश्चन में भी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होगी और अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होगा। क्लियर है बच्चे? जी सर। अच्छा, अब थोड़ा सा डिफरेंस दे सकते हैं कि भाई ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 नंबर का वेटेज इस चैप्टर का कहीं भी नहीं दिया। मस्ट क्वेश्चन आना है, मस्ट क्वेश्चन आना है, मस्ट क्वेश्चन आना है। ठीक हो गया?
अगर मैं कहूं कि आगे आने वाले चैप्टर में से ये सबसे हैवी चैप्टर था तो ये बात गलत नहीं है, ये सबसे हैवी चैप्टर ही है तकरीबन। अच्छा, कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसमें फर्क क्या है? कोर्शन में कंसेंट की कैसे ली जाती है? किसी को धमकी देके या किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करके। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में कंसेंट कैसे ली जाती है? डोमिनेट करके पोजीशन को। ऐसी बात है। जी सर। कोर्शन में जो प्रेशर होता है वो नॉर्मली फिजिकल प्रेशर होता है, फिजिकल या मेंटली दोनों हो सकते हैं, मतलब धमकी देना, मारना, कुटना, कुछ भी हो सकता है। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस पे सिर्फ मॉरल प्रेशर होता है, जिसको हम कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ऐसी बात है। जी सर। अच्छा, रिलेशनशिप, जिस बंदे के ऊपर क्वेश्चन हो रही होती है, जरूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हो। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे जमीन खरीदनी है तो मैं आपके घर वालों को धमकियां देना शुरू कर दूं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। तो क्वेश्चन किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भी हो सकती है। ऐसी बात है। जी सर। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है उन दोनों का पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है। किसी थर्ड बंदे के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सरसाइज नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरे भाई का ये मैनेजर था तो मैंने इस वजह से इसको सेल कर दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गई। नहीं, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए दोनों, ठीक है। जी सर। रीजन क्या होती है? किसी शख्स को कंपेल करना। क्वेश्चन में क्यों क्वेश्चन एक्सरसाइज की जाती है? किसी को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कराने के लिए। जरूरी नहीं कि कोई बेनिफिट लेना हो या ना लेना हो। मिसाल के तौर पे मैं आपकी 10 लाख की ही जमीन थी, मैंने 10 लाख में खरीदी तो कोई बेनिफिट नहीं लिया, जस्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कराने के लिए आपके ऊपर जोर जबरदस्ती की। जबकि इसमें क्या होता है, एक अनफेयर एडवांटेज लिया जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में, किसी अनफेयर फायदे के लिए जो है ये एक्सरसाइज की जाती है। क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है पर्सन में, क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती, सिविल रॉन्ग होता है ये, ठीक है, टॉर्ट कहते हैं इसको। कोर्शन किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भी हो सकती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो उसी पार्टी के ऊपर भी होगी। उसके बाद किसकी तरफ से कोर्शन हो सकती है? इट कैन बी एक्सरसाइज बाय स्ट्रेंजर। जरूरी नहीं कि मैं आपके ऊपर एक्सरसाइज करूं, मैं अल्ताफ भाई को भी ऑफर दे देता हूं, तो लिहाजा ये स्ट्रेंजर की तरफ से भी हो सकती है और स्ट्रेंजर के ऊपर भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हो। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है वो सिर्फ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, इसमें किसने साबित करना होगा? इसमें क्वेश्चन हुई है, ये कौन साबित करेगा? जो शख्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराना चाह रहा होगा। अगर आप अदालत में जाते हैं तो आपने साबित करना होगा क्वेश्चन हुई है, अगर मैं जाता हूं तो मैं साबित करूंगा क्वेश्चन हुई है। तो जो शख्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराने की कोशिश कर रहा होगा वो शख्स जो है साबित करेगा क्वेश्चन हुई है। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में कौन पकड़ेगा? जो डोमिनेट पोजीशन में होगा वो साबित करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। इसमें भी रिस्टोर ऑफ बेनिफिट होगा, इसमें मे और मे नॉट होता है रिस्टोर ऑफ बेनिफिट। ये अब डिफरेंट केसेस होते हैं, ये बड़ी डिटेल डिस्कशन है, लेकिन बहरहाल रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट दोनों में होती है। ये फर्क आप ध्यान में रख लें तो बेहतर है, नहीं भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बच्चे? जी सर। चल है जी, इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज्यादा फिर आगे वाले थोड़े से टेक्निकल हैं, फ्रॉड, मिस्टेक एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, तो वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। होपफुली हम जो नेक्स्ट वीक है उससे हमारी सिर्फ 3 क्लासेस हुआ करेंगी। ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह इसी वीक में। नेक्स्ट वीक में सिर्फ हमारी 3 क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। 3 हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। फ्राइडे को हमारा टेस्ट हुआ करेगा एंड ट्यूसडे को भी टेस्ट हुआ करेगा। तो ये जो शेड्यूल आपको दिया गया है ये इसके मुताबिक होगा, ठीक हो गया। बाकी जो होंगी वो हमारी डिस्कशन क्लासेस वगैरह, वो आप सबको पता है कि भाई किस वक्त होनी है और कैसे होनी है, तो वो भी हमारी इसी क्लास के टाइमिंग में साथ साथ चलती रहेंगे इंशाल्लाह। तो पास पेपर की प्रैक्टिस भी आपने उसके अंदर हमने करनी है, वो भी आपको प्रोवाइड करनी है इंशाल्लाह। तो लिहाजा अब किस चैप्टर का टेस्ट है 24 को? चैप्टर 1 और चैप्टर 11। 11 का है। तो इसकी तैयारी जो है वो ठोक बजा के करें, ठीक हो गया। लास्ट चांस है आपके पास, अब निकल गए तो इंशाल्लाह यही तैयारी का टाइम है बच्चे। चुप के रख दो, अगर इसमें आप तैयार कर गए तो इंशाल्लाह पेपर का पेपर सवाल ही नहीं पैदा होता, लॉ का पेपर वापस है। हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, हमने अपना सिलेबस बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया है माशाल्लाह। हम तकरीबन कोई 80% को तो टच कर गए हैं, बल्कि 80% से भी टप गए होंगे बीच में। कितने चैप्टर रह गए हमारे? 6 चैप्टर रह गए पीछे। अब तो जी तकरीबन सर, वो सब ठीक है। मार्क के हिसाब से तकरीबन 70-80% हम कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमारे पास टाइम पूरे 2 महीने पड़े हैं,
बल्कि 2 महीने से भी ज्यादा टाइम पड़ा, लेकिन हम 2 महीने रख के चलेंगे। तो इसमें हमने करना क्या है कि भाई टेस्टों की तैयारी करनी है टिका के, टाइम वेस्ट नहीं करना, इजी नहीं होना कि भाई ये जो है वो अब चिल माहौल हो जाएगा। ठीक है, जी सर। चले बेटा जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह